हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं स्टैथ ऑल्डर्स। आज जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इसको डिस्कस करना था हमें जब हम लीवर पढ़ेंगे तब। ये मतलब लीवर का मेन रोल होता है इसमें, तो लीवर के टाइम में पढ़ते हैं। बट कोई बात नहीं, इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म को, कि क्या होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन को एक्सक्रीट करने के लिए क्या क्या मशीनरीज काम करती है, कैसे सब कुछ सारी प्रोसेस कैसे होती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले कि हम बात करते हैं कि बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिलीरुबिन होता क्या है। तो बिलीरुबिन क्या होता है कि बिलीरुबिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है, जो वेरियस टाइप के पिगमेंट होते हैं बॉडी के अंदर। उन पिगमेंट की जब कैटाबॉलिज्म होती है, क्या होती है उनकी कैटाबॉलिज्म, उस टाइम पे बिलीरुबिन का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो उस पिगमेंट से क्या बनता है? बिलीरुबिन बनता है। और पिगमेंट कैसे होते हैं? हीम कंटेनिंग या आयरन कंटेनिंग जो भी पिगमेंट होते हैं, क्या हीम कंटेनिंग या फिर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं, उन पिगमेंट के कैटाबॉलिज्म से क्या बनता है? बिलीरुबिन बनता है। ठीक है। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? मतलब कैटाबॉलिज्म को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक टाइप से ब्रेक डाउन। क्या? ब्रेक डाउन। उस बिलीरुबिन मतलब जो कंटेनिंग पिगमेंट था उसके ब्रेक डाउन से क्या बनता है? बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, ब्रेक डाउन से क्या बना? बिलीरुबिन बना। ठीक है। बिलीरुबिन प्रोड्यूस फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम कंटेनिंग पिगमेंट, और उनका एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट रहता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। फिर दूसरा आता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी एक पिगमेंट होता है जो मसल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये भी किससे बना होता है? इसमें भी आयरन होता है। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन और मसल के अंदर मायोग्लोबिन, दोनों का फंक्शन एक जैसा होता है। दोनों किसके लिए एफिनिटी रखते हैं? O2 के लिए। मीन्स कि इनसे क्या रहती है? O2 दोनों से बाइंड रहती है। और एक क्या करती है? ये मायोग्लोबिन मसल को अपनी एक्टिविटी के लिए O2 प्रोवाइड करती है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसको प्रोवाइड करता है? वो सारी जो अपनी होती है, क्या कहते हैं, पूरी बॉडी के अंदर O2 को क्या कराता है? ट्रांसपोर्टेशन कराता है। साइटोक्रोम्स और ये सारे होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफरेज में, जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ETS सिस्टम जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर ये साइटोक्रोम्स प्रेजेंट रहता है। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम क्यू और इस टाइप के। तो इन चीज़ों के मतलब इन सब्सटेंस के कैटाबॉलिज्म से क्या बनता है? बिलीरुबिन बनता है। ठीक है। अब बिलीरुबिन बना। बिलीरुबिन देखिए, जो 80 to 85% जो बिलीरुबिन होता है वो हीमोग्लोबिन से बनता है। मतलब कि जो टोटल बिलीरुबिन होगा उसका 80 to 85% बिलीरुबिन हीमोग्लोबिन या आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। और जो रिमेनिंग 15 to 20% बिलीरुबिन है वो दूसरे जैसे भी मायोग्लोबिन हो गया, साइटोक्रोम्स हो गए, उनके कैटाबॉलिज्म से बनते हैं। तो ये टू टाइप्स के हो गए। एक तो मेन जो मेजर जो पोर्शन है हीमो बिलीरुबिन का, वो कहाँ से बनता है? हीमोग्लोबिन के कैटाबॉलिज्म से। और जो रिमेनिंग है 15 to 20% जो एक नॉर्मल है, वो कहाँ से? मायोग्लोबिन से, साइटोक्रोम से, कैटेलेज से और इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस से। अब इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस मीन्स, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इनइफेक्टिव मतलब कि आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा था और किसी कारण से, किसी वजह से क्या आ गया? उसके अंदर डिफेक्ट आ गया। और जो आरबीसी मैच्योर या डेवलप होने से पहले ही क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो गई। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन जो बन रहा था उसकी कंडीशन में उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और उस कंडीशन से क्या बनेगा? बिलीरुबिन बनेगा। मतलब कि इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस जो मतलब इमैच्योर है या जो अभी तक डेवलप नहीं हुई आरबीसी, वो सर्कुलेशन में ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, वो क्या कर जाती है? डाई हो जाती है, डेथ। स्प्लीन से वो फेगोसाइटोसिस से सब कुछ प्रोसेस आगे चलती है और उससे क्या? बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि बिलीरुबिन का प्रोडक्शन हुआ। अब बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होने से दिक्कत क्या हुई भाई?
ऐसा क्या हुआ कि उसके लिए हमें एकदम से मतलब वेल डिफाइन एकदम मशीनरी चाहिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए एकदम वेल फंक्शनिंग चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब बिलीरुबिन की जब हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहती है बॉडी के अंदर, तो वो क्या करती है, एक तो फर्स्ट चीज़ कि बिलीरुबिन कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बिलीरुबिन हायर एफिनिटी रखता है किसके साथ में, कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ में या इलास्टिक टिश्यूज़ के साथ में। मीन्स कि जब भी बिलीरुबिन एक्सेस अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर या फ्लूइड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे स्क्लेरा है, अपने नेल्स के आगे, मतलब जहाँ भी स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे इलास्टिक टिश्यू बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पे जाके बिलीरुबिन क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब बिलीरुबिन कैसा टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वहाँ पे अटैच होगा तो उसकी क्या करा देगा, नेक्रोसिस और ये सब देखने को मिलता है हमें। जब जैसे हमने आपने देखा हो कि जब किसी को जॉन्डिस होता है तो हमें देखने को मिलता है कि स्क्लेरा का एकदम येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। तो एक चीज़ तो ये कि वहाँ पर डिस्कलरेशन होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर बिलीरुबिन बहुत हायर अमाउंट के अंदर बनता है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। और जैसे ही वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगा। और जैसे ही ब्रेन के अंदर पहुंचेगा तो ब्रेन के अंदर पहुंचने से क्या होगा, बिलीरुबिन तो वैसे ही टॉक्सिक है, और वहाँ पे जाने से क्या होगा, अपनी सारी न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि ब्रेन हमारे सारी मैकेनिज्म को, सारी मूवमेंट को, सारी एक्टिविटीज़ को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। तो ब्रेन में पहुंचने से वो वहाँ पे क्या, ब्रेन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए नेचर ने एक वेल डिफाइंड मशीनरी दी बॉडी को कि वो इजीली से क्या कर पाए, उस बिलीरुबिन को क्या कर पाए, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर पाए। तो चलिए वो मशीनरी पढ़ते हैं कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या कैसे सब कुछ करता है। देख लीजिए कि टॉक्सिक सब्सटेंस इफ नॉट मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीटेड, बिलीरुबिन accumulate इन बॉडी, इवन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रीच टू द ब्रेन। फिर क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और जो अगर ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया तो पर्सन के लिए फैटल होगा, उसकी इवन डेथ तक हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि अगर इसको सही से नहीं किया जाए तो सीवियर प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। तो इसके लिए हमें एक वेल डिफाइंड मेटाबॉलिज्म चाहिए। तो अब देखिए, अब बिलीरुबिन को तो अब मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए, वो जो इसका जो पहले का जो रीज़न था कि भाई बिलीरुबिन मतलब क्या कहते हैं, बहुत ख़राब होता है, टॉक्सिक होता है, तो ईजिली हम उसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर दें। तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो मेटाबॉलिज्म होगी तो एनर्जी कुछ न कुछ खर्च होगी। तो उसके लिए हमें मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, अब हमें अगर बॉडी से उसको बाहर निकालना है तो सबसे पहले देखिए, जो अनकॉन्जुकेटेड जो बिलीरुबिन होता है, जो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन होता है वो कैसा होता है, जो वाटर होता है उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होता है। तो हम इजीली उसको क्या नहीं कर सकते, किडनी के थ्रू या यूरिन के थ्रू पास नहीं कर सकते, उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। किसको, अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन को। तो अब हमें क्या नीड है कि जो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन था, जो कैसा था, वाटर इनसॉल्यूबल था, उसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर सॉल्यूबल के अंदर। तो अब जैसे ही इनसॉल्यूबल सॉल्यूबल के अंदर कन्वर्ट होगा, अगर कॉन्जुकेटेड के अंदर कन्वर्ट होगा, तो वो ईजिली किसके साथ में पास आउट कर दिया जाएगा, यूरिन के साथ में, और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें ये जो मेटाबॉलिज्म है वो किसके लिए है, क्योंकि हम उसको ईजिली एक्सक्रीट आउट कर सकें। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म की नीड यही है कि जो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन था उसको कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करें और इजीली उसको किसके साथ में, यूरिन के और फीकस के साथ में निकाल दिया जाए। तो ये इसके पीछे की नीड थी कि क्यों हमें मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता पड़ी और क्यों एक्सक्रीशन की आवश्यकता पड़ी। एक्सक्रिएशन तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहा तो बहुत सारे फेटल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसलिए नीडफुल है क्योंकि अगर अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है और अल्कोहल सॉल्युबल होता है। अल्कोहल सॉल्युबल मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा अल्कोहल सॉल्युबल रहते हैं। तो इनको निकालने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वाटर सॉल्युबल के अंदर। तो
यही नीड है कि वाटर सॉल्यूबल में कन्वर्जन के लिए ही हमें इसको मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो भले हम ड्रग्स के एस्पेक्ट में देखें, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के एस्पेक्ट में देखें, तो क्या मेटाबॉलिज्म का मतलब यही होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल है, हम उसको ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं कि जिससे वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। मीन्स कि जो पहले जो बिलीरुबिन था वो इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा था, और आफ्टर द मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म का यही मतलब होता है कि हम उसको इजीली एक्सक्रीट आउट कर दें, ऐसी फॉर्म में उसको क्या कर देंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा पाथवे है, इस एक मैनर में हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है। स्टार्टिंग से देखें कि बिलीरुबिन का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो कहाँ से बनता है, हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन या कब होता है, जब आरबीसी या तो क्या हो जाती है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, मतलब एज्ड आरबीसी है, सेनाइल आरबीसी है, मतलब कि आरबीसी पूरी डैमेज्ड आरबीसी है, इनएफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस है, मतलब वो इमेच्योर और पहले से सर्कुलेशन में आ गई तो उसका डिस्ट्रक्शन ऑब्वियस होना है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर उसका डिस्ट्रक्शन होता है। और जैसे आरबीसी स्प्लीन के अंदर जाती है तो स्प्लीन के अंदर वह स्टक हो जाती है, जो नैरो कैपिलरीज होती है वहाँ पे क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, और वहाँ जाके फिर वो क्या हो जाती है, फेगोसाइटोसिस उसका हो जाता है। मैक्रोफेज जब स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट रहती है, स्टक्ड आरबीसी को जो मैक्रोफेजेस होती है वो क्या कर देती है, फेगोसाइट एनगल्फ कर लेती है, और एनगल्फ करने के बाद जो उसका पूरी मैकेनिज्म के थ्रू सारा बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, फिर लास्ट में क्या बनता है, बिलीरुबिन। क्या बनता है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बना, और वही बिलीरुबिन कहाँ चला जाता है, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जाएगा, लीवर के अंदर जाने के बाद उसका क्या होगा, कॉन्जुगेशन। लीवर के अंदर जाने के बाद क्या होगा, कॉन्जुगेशन। देखिए स्टेप समझिए पहले। यहाँ पे तो हुआ प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन। ये अभी प्रोडक्शन के बाद कहाँ आ गया, ब्लड के अंदर, ब्लड से कहाँ गया, लीवर में। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये लीवर सेल के पास जैसे आएगा तो लीवर सेल इसको क्या करेगी, मतलब बिलीरुबिन को क्या लेगी, अंदर लेगी। तो क्या हो गया, अपटेक। क्या हो गया, अपटेक। और अपटेक के बाद उसका क्या होगा, कॉन्जुगेशन। मीन्स कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कॉन्जुगेटेड के अंदर। तो उस चीज़ को हम कहेंगे इसका कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन होने के बाद वो किसके अंदर सिक्रेट कर दिया जाता है, बिलियरी सिस्टम में, बाइल के थ्रू, बाइल कैनोकुलाई के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। उसे कहेंगे हम सिक्रीशन। क्या कहेंगे उसे हम, सिक्रीशन। और फिर सिक्रीशन के बाद में वो कहाँ पहुँच जाएगा, बाइल के साथ में इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के बाद जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटेस्टिनल फेज। क्या कहेंगे, इंटेस्टिनल फेज। तो इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 टॉपिक्स के ऊपर या इन 6 सब डिवीज़न के अंदर हम बिलीरुबिन की पूरी मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। सबसे पहले बिलीरुबिन का प्रोडक्शन कैसे हुआ, सेकंड थिंग बिलीरुबिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, थर्ड थिंग ट्रांसपोर्टेशन के बाद हिपेटिक अपटेक कैसे हुआ, फोर्थ थिंग अपटेक होने के बाद उसका कॉन्जुगेशन कैसे हुआ, कॉन्जुगेशन होने के बाद उसका सिक्रीशन कैसे हुआ, मतलब बाइल के अंदर उसको हम सिक्रीट करते हैं, तो वो फिफ्थ स्टेप है। फिर जब बाइल के अंदर सिक्रीट होगी तो बाइल ऑब्वियस है कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। इंटेस्टाइन में वो बिलीरुबिन बाइल के साथ में इंटेस्टाइन में आएगा, और जब वो इंटेस्टाइन में आएगा तो उसके साथ में क्या क्या होगा बिलीरुबिन के साथ में इन द इंटेस्टाइन, तो वो हम पढ़ेंगे इंटेस्टिनल फेज में। तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं साइड में क्या लिखा है। बिलीरुबिन प्रोड्यूस्ड स्प्लीन में, फिर सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में आया, बाइल में आया, इंटेस्टाइन में, फिर इंटेस्टाइन के थ्रू फीकस से बाहर निकल गया। चलिए अब पढ़ते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म को एकदम से शुरू करते हैं। अब क्या होता है देखिए, अटेंटिव रह के सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत सारे डिजीज हम समझ सकते हैं। जैसे हम जब भी हम जॉन्डिस पढ़ेंगे, कोलेलिथियोसिस पढ़ेंगे, सीरोसिस वगैरह पढ़ेंगे, तो उनमें यही सारी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक की पॉइंट है या बेसिक्स है, अगर ये हमें अच्छे से आते हैं तो हम सभी को ईजीली टैकल इट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। जो एज्ड आरबीसी है या फिर कैसी आरबीसी है, डिफेक्टिव आरबीसी है, वो क्या, स्टक्ड इन स्प्लीन, मतलब स्प्लीन के अंदर अटक जाती है। और जैसे ही स्प्लीन के अंदर अटकेगी वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फेगोसाइट्स।
या फिर मैक्रोफेजेस। तो क्या करेगी, जो उस मैक्रोफेजेस होगी उसका क्या करेगा, एनगल्फ करेगी। एनगल्फ करने के बाद उसका फेगोसाइटोसिस होगा, और जैसे ही फेगोसाइटोसिस होगा तो आरबीसी पूरी का होगा, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है उसका हीमोग्लोबिन। सेल मेम्ब्रेन उसमें टूट जाएगी अमाइनो एसिड्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट के अंदर, वो अलग मैटर है। फिर आया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 कंपाउंड होते हैं, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है, वो उसका अलग मैटर है, उसका और बिलीरुबिन का कोई लेना देना नहीं। बाकी बचा हीम। अब हीम के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आयरन और दूसरा होता है पायरोल रिंग या पोरफायरिन कहते हैं जिसे। तो आयरन होता है वो अपने रिजर्व के अंदर चला जाता है वापस, और फिर पीछे बचता है पोरफायरिन या पायरोल रिंग्स। जो पायरोल रिंग्स होती है हीम के अंदर, जो पायरोल रिंग्स प्रेजेंट रहती है, उन्हीं पायरोल रिंग्स से बनता है बिलीवर्डिन। क्या बनता है, बिलीवर्डिन। और किसके अंदर है, फेगोसाइटिक सेल के अंदर है। अभी तक ये जितनी भी प्रोसेस चली किसके अंदर चली, फेगोसाइटिक सेल के अंदर। अभी तक बिलीरुबिन या मतलब जो भी ये मेटाबोलाइज है ये सेल से बाहर नहीं निकला है। अब बिलीवर्डिन किसके अंदर प्रेजेंट है, फेगोसाइटिक सेल के अंदर। ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम व्हाट वी कॉल्ड बिलीवर्डिन रिडक्टेज। क्या कहते हैं इसे हम, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। इसका रिडक्शन होगा बिलीवर्डिन का और बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन के अंदर। और ये बिलीरुबिन कैसा बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ये जो भी बिलीरुबिन है अभी तक जो भी हम पढ़ेंगे, जब तक बिलीरुबिन हिपेटिक सेल के अंदर न जाए, अनटिल मतलब कि जब तक वो हिपेटिक सेल के अंदर न जाए, उसका कॉन्जुगेशन ना हो, तब तक बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड रहता है। जब एक बार बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर के अंदर एंटर कर गया, लीवर के साथ में उसका कॉन्जुगेशन हो गया, तो लीवर के साथ मतलब लीवर में जाने के बाद उसका कॉन्जुगेशन हो गया, तो उसके बाद में उसे कहते हैं हम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और जब तक उसके लीवर से पहले पहले का जो भी पोर्शन रहेगा वो होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब देखिए मैं ट्राई करता हूँ एक डायग्राम से समझाने का आपको। सपोज देखो मैं डायग्राम में थोड़ा वीक हूँ तो ठीक है, तो दे ये है लीवर, ठीक है, और ये है अपना स्प्लीन ले लीजिए, ठीक है। ये लीवर है, ये स्प्लीन है और ये इंटेस्टाइन है अपनी, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा। तो देखो स्प्लीन से क्या हुआ, बिलीरुबिन का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ से ये इसका क्या हुआ, बिलीरुबिन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद बिलीरुबिन कहाँ आया, लीवर के अंदर आया। लीवर के अंदर आने के बाद उसका क्या हुआ, कॉन्जुगेशन हुआ, और कॉन्जुगेशन के बाद वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब प्रोड्यूस होने के बाद जब तक बिलीरुबिन कहाँ नहीं पहुँचता, लीवर के अंदर नहीं पहुँचता, तब तक बिलीरुबिन हमेशा कैसा रहता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। मीन्स कि ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत टॉक्सिक होता है, इसके साथ में कुछ भी नहीं जुड़ा है। कॉन्जुगेशन मीन्स कॉन्जुगेशन का मतलब कि कुछ हमने पीछे उसके साथ में बांध दिया। अब देखिए, हाँ, इमेजिन कीजिए आप कि एक कोई खुला आदमी है, ठीक है, उसके पीछे हमने एक बहुत बड़ा पत्थर बांध दिया, तो वो क्या इजीली मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कॉन्जुगेशन का मतलब एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि कॉन्जुगेशन मतलब उसको अटका दिया है, वो ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो स्प्लीन से अभी अभी निकला है और कहाँ आया, सर्कुलेशन के अंदर आया है, वो अनकॉन्जुगेटेड है, वो एकदम फ्री है, कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो सकता है। तो ये कैसा है, एकदम फ्री है। कौन सा बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कब तक रहेगा, जब तक वो लीवर के अंदर एंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन स्प्लीन की फेगोसिटी, स्प्लीन से कहाँ आ गया, सर्कुलेशन के अंदर आ गया। मैंने बताया ये कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है और ये कहीं भी इजीली डिपॉजिट हो सकता है। तो अगर ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहीं पे भी डिपॉजिट हो गया तो वो क्या एक रिस्क है हमारे लिए, क्योंकि सेल का नेक्रोसिस करा सकता है। तो हमें एक दूसरी चीज़ और चाहिए कि एक ऐसी पत्थर लाके उसके साथ में बांध दे कि वो कहीं जा भी ना पाए, मतलब इजीली कहीं पे भी मूव ना कर पाए, उसकी पोलरिटी के अंदर क्या करा दे, चेंज कर दे। तो हमने क्या किया, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, उस एल्ब्यूमिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ में क्या कर दिया, जोड़ दिया।
क्या कर दिया, एक अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अभी अभी स्प्लीन से आया बेचारा, उसके साथ में हमने क्या किया, एल्ब्यूमिन को क्या कर दिया, बांध दिया। तो अब एल्ब्यूमिन जैसे ही उसके साथ में अटैच होगा तो वो अब किसी भी सेल के अंदर घुस नहीं सकता, मतलब कि वो किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब देखिए, जो एल्ब्यूमिन होता है, जो एल्ब्यूमिन का फ्रैक्शन किसके साथ में बाइंड करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ में, उससे कहते हैं हम बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, बीबीपी, बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्या होगा बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे प्री मैच्योर कह सकते हैं हम, जिसका जन्म एक टाइम पीरियड से पहले हो गया, तो उनके अंदर क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन जो होता है वो लीवर से सीक्रेट होता है। ठीक है, किससे सीक्रेट होता है, लीवर से, इसका प्रोडक्शन लीवर में होता है। अब जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनके अंदर लीवर प्रॉपरली वर्क करता नहीं है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो एल्ब्यूमिन भी कम बनेगा। और अगर एल्ब्यूमिन कम बनेगा तो एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन के साथ में बाइंड करे, देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहते हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन होता है HbF, जैसे ही वो आता है तो HbF का रिप्लेसमेंट होता है HbA से। क्या होता है, HbA से, तो HbF HbA से रिप्लेस्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या बनता है, बिलीरुबिन। एक चीज़ तो है कि बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन बनना। दूसरी चीज़ ये है कि बेबी कैसा प्री मैच्योर है। अब बेबी प्री मैच्योर है तो उसका लीवर क्या है, बहुत वीक है। कैसा है, बहुत वीक है, मीन्स कि बीबीपी बहुत इतनी सफिशिएंट अमाउंट के अंदर बीबीपी नहीं बनेगा। तो अगर बीबीपी या एल्ब्यूमिन नहीं बना तो एक तो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा और एल्ब्यूमिन ऊपर से कम, तो क्या होगा कि जो फ्री अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगी उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्री अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बहुत ही फेटल कंडीशन है। अगर फ्री अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ती है तो क्या होगा कि ये बिलीरुबिन इजीली क्रॉस कर जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर को। किसको क्रॉस कर जाएगा, बीबीबी को। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को जैसे ये क्रॉस करेगा तो क्या होगा, एकदम ये कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। तो जैसे ही जाएगा तो बेबी के लिए बहुत फेटल होता है, एक कंडीशन डेवलप कर देता है जिसे कहते हैं कैनेक्टरस। ठीक है, कैनेक्टरस उसको डेवलप हो जाएगा और सडनली उसकी बेबी की डेथ हो सकती है उससे। बहुत फेटल कंडीशन होती है इस कंडीशन के अंदर, इसलिए हमें बेबी का बहुत ध्यान, ये कंडीशन है मैंने आपको बताई कि कैनेक्टरस उसको डेवलप हो सकता है अगर उसका लीवर वीक है। अगर प्री मैच्योर बेबी है तो उसको ये डेवलप हो सकती है। अब हमारा टॉपिक, हम थोड़ा साइड में आते हैं, हम थोड़ा डेविएट हो गए थे, साथ में बताना ज़रूरी था, अभी साइड में आ गए। अब हम देखते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ा, अब ये किसी भी सेल को क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा और अब कहाँ आएगा, हिपेटिक सेल के अंदर। अब सर्कुलेशन का मामला ख़त्म। अब हम आ गए लीवर सेल के अंदर। कहाँ पे आ गए हैं, लीवर के अंदर। अब लीवर सेल के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो लीवर सेल के, ये कोई लीवर सेल है, सपोज दैट ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आया तो सबसे पहले सेल क्या करेगी, अंदर लेगी, उसका क्या करेगी, वेलकम करेगी। वेलकम करने के बाद सेल क्या करेगी, उसको कुछ पानी वानी परोसेगी, उसकी सेवा चाकरी, मतलब सेवा चाकरी करेगी, मतलब कि उसका क्या करेगी, एकदम से मेहमान नवाजी करेगी पूरी पूरी बिलीरुबिन की। तो जो वेलकम किया उसको हमने कह दिया हिपेटिक अपटेक, जो भी उसकी मेहमान नवाजी करी उसको कह दिया हमने कॉन्जुगेशन। अब मेहमान आता है तो कुछ टाइम के लिए रहता है, पूरा हमेशा के लिए रहने नहीं आता, तो उसकी जो विदाई होती है उसे कहते हैं हम सिक्रीशन ऑफ बाइल। तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बहुत खतरनाक मेहमान है, आया स्वागत किया उसका, ज़्यादा देर तक उसको लीवर भी नहीं रखता है, भाई आप आपके घर ही अच्छे हो। ठीक है, तो ये 3 स्टेज होती है लीवर के अंदर, हिपेटिक अपटेक, हिपेटिक अपटेक के बाद उसका कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के बाद उसका सिक्रीशन इन द बाइल। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिपेटिक अपटेक। हिपेटिक अपटेक में क्या होता है कि जो बिलीरुबिन हिपेटिक, मतलब जो हिपेटिक सेल के पास जो बिलीरुबिन आया वो कैसा है, अनकॉन्जुगेटेड है और प्लस उसके साथ में क्या जुड़ा है, एल्ब्यूमिन जुड़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एल्ब्यूमिन बहुत काम की चीज़ है। अगर हम लीवर सेल क्या करेगी, एल्ब्यूमिन को लेगी, और फिर अगर एल्ब्यूमिन को हम डिस्ट्रॉय कर दें उसके अंदर तो ये कोई बात हजम नहीं होती, क्योंकि एल्ब्यूमिन बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो लीवर सेल क्या करती है कि जैसे ही उसका हिपेटिक अपटेक होता है, साइनोसॉइड से जैसे वो एंटर करता है, हिपेटिक अपटेक होने का होता है, तो क्या करता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो इससे फ्री हो जाता है। किससे,
एल्ब्यूमिन से। एल्ब्यूमिन यहाँ पे आके एल्ब्यूमिन का काम ख़त्म भाई, अब तुम जानो तुम्हारे काम जाने, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम तो लाने का था। ये ऐसे समझ लो एज ए टैक्सी ड्राइवर है, ये ला के छोड़ देगा मेहमान को। अब एल्ब्यूमिन क्या हो जाता है, जैसे लीवर के पास ये सारा पूरा पहुंचता है मामला, तो एल्ब्यूमिन यहाँ से निकल जाता है। एल्ब्यूमिन निकल के वापस किसके अंदर एंटर कर जाता है, सर्कुलेशन के अंदर। अब पीछे बच्चा अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन, किसके अंदर है ये, हिपेटिक सेल के अंदर। कौन है, अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन, एल्ब्यूमिन निकल गया है, अब बच्चा पीछे अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन अब किसके अंदर है, हिपेटिक सेल के अंदर। जैसा कि पहले बताया कि जो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन होता है फ्री, नॉट बाइंड, फ्री जो बिलीरुबिन होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, किसी भी सेल को इजीली क्रॉस कर सकता है। तो भाई हिपेटिक सेल भी एक सेल है ना, तो उसको भी वो क्रॉस कर सकता है। हिपेटिक सेल भी एक सेल है, उसको भी वो इजीली क्रॉस कर सकता है। तो अगर वो हिपेटिक सेल के अंदर चला गया तो उसको क्या कर देगा, डैमेज। क्रॉस तो क्या उसके अंदर ही है वो, मतलब कि अगर उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो क्या करेगा, उस हिपेटिक सेल को डैमेज कर सकता है। बिलीरुबिन अनकॉन्जुकेटेड, फ्री अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इस डैमेज से प्रिवेंशन के लिए नेचर ने एक और प्रोटीन दिया जिससे हम कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, ये है ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज। ये एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं GST। सिंपल है, याद रह जाएगा, क्योंकि देखो भारत के अंदर जो भी चीज़ लेते हैं उसके ऊपर क्या लगता है, GST। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी अंदर आया है तो उसके ऊपर भी क्या लगा, GST लगा। और इस GST का फ़ायदा क्या है कि कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, ठीक है। फिर मतलब इनकम टैक्स वगैरह से फिर हमारा पाला छूट जाता है। तो यहाँ पे अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के ऊपर GST लग गया तो क्या होगा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अब डैमेज नहीं करेगा किसको, लीवर सेल को। मतलब कि जैसे ही GST लगा तो डैमेज से छुटकारा। GST किसने बनाया, लीवर सेल ने। कैसा प्रोटीन है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है। GST की फुल फॉर्म है ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन GST के साथ में जुड़ गया। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ प्रेजेंट है, इन द लीवर सेल, हिपेटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब हिपेटिक अपटेक हो गया है, अब बाकी रहा है कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन हम पढ़ते हैं, ये हो गया GST सब। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होगा कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो पहले अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वाटर इनसॉल्युबल था उसको हम कन्वर्ट करेंगे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में। तो यही प्रोसेस है, वाटर इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था किसके साथ में जुड़ा है, GST के साथ में। उस पर एक एंजाइम वर्क करेगा जिससे कहते हैं ग्लूकोरोसोनाइल ट्रांसफरेज। ग्लूकोरोसोनाइल ट्रांसफरेज उसके ऊपर वर्क करेगा, अनकॉन्जुगेटेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था, किसके साथ में जुड़ा था, GST के साथ में। अंदर आया हिपेटिक सेल के पास, उसने क्या किया, हिपेटिक सेल के पास एक एंजाइम था पहले से, उसने एंजाइम का नाम था ग्लूकोरोसोनाइल ट्रांसफरेज। ग्लूकोरोसोनाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। और ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो बना नया, ये कैसा है, वाटर सॉल्युबल। और ये कैसा था, वाटर इनसॉल्युबल। तो जी वाटर इनसॉल्युबल बिलीरुबिन था, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वाटर सॉल्युबल के अंदर। और नाउ ये किसके अंदर सीक्रेट कर दिया जाएगा, सीक्रेटेड इनटू बाइल। और बाइल समझ जाए ना, बाइल पित्त, जिसे हिंदी में पित्त कहते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। तो सीक्रेटेड इनटू बाइल, और बाइल से कहाँ जा रहा है, बाइल देखिए, बाइल बनाता कौन है, लीवर। बाइल कौन बनाता है, लीवर बनाता है। लीवर से वो बाइल कैनिकुलाई के थ्रू कहाँ चला जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, राइट एंड लेफ्ट बाइल डक्ट, फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट, फिर गॉल ब्लैडर, फिर वो सब कुछ एनाटॉमी का पोर्शन है। फिर गॉल ब्लैडर के अंदर थोड़ी देर तक रहेगा कौन, बिलीरुबिन, किसके साथ में, बाइल के साथ में। और फिर ये बिलीरुबिन अब तो किसके साथ में, गॉल ब्लैडर के साथ में। अब हमने हिपेटिक पोर्शन पूरा पढ़ लिया। हिपेटिक अपटेक, एल्ब्यूमिन बार, GST अंदर, GST जुड़ा, फिर उसका कॉन्जुगेशन हुआ, ग्लूकोरोसोनाइल ट्रांसफरेज ने उसको कॉन्जुगेट कर दिया, फिर हमें बना कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। फिर उसको कहाँ पे मूव कर देते हैं हम, बाइल के अंदर। बाइल कैनिकुलाई के थ्रू सब ड्रेन होके कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब गॉल ब्लैडर के आगे क्या होगा वो देखते हैं।
ये सारा देख लीजिए। अब ये गॉल ब्लैडर के, अब गॉल ब्लैडर जो अपना बाइल होता है वो किसके अंदर डालता है, किसके अंदर डालता है, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। मेजर पेपिला के थ्रू कहाँ, कौन सा पेपिला, मेजर पेपिला लिख देता हूँ, साथ साथ में करते जाते हैं। मेजर पेपिला के थ्रू, स्पेलिंग पे माइंड मत कीजिएगा, गलत हो सकती है, कोई बात नहीं। देखिए बाइल बना लीवर के अंदर, गया गॉल ब्लैडर के अंदर, वहाँ से कहाँ आया, इंटेस्टाइन के अंदर, मेजर पेपिला के थ्रू, और कौन सी डक्ट से आया, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, मीन्स जो बाइल आ रहा था बाइल डक्ट, और जो पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था, जिस डक्ट के थ्रू आ रहा था, मेन डक्ट के थ्रू, वो दोनों डक्ट मर्ज होकर एक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे कहते हैं हम हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और जिससे क्या आया, इंटेस्टाइन के अंदर कौन आ गया, बाइल, और बाइल के साथ में क्या प्रेजेंट है, बिलीरुबिन। कौन सा बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जैसे इंटेस्टाइन के अंदर आया, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया बैठे होते हैं, ताक के आने दो, पता करते हैं कितना ख़राब है ये भी। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन के अंदर आया, उसके ऊपर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एकदम से अटैक कर देते हैं, फुल एकदम स्पीड से, और क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबाइलिनोजन के अंदर। किसके अंदर, यूरोबाइलिनोजन। रिमेंबर दिस टॉपिक, दिस नेम, हाईलाइट करना है, यूरोबाइलिनोजन। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। यूरोबाइलिनोजन, यूरोबाइलिनोजन कहाँ से बना, जो अपने पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था, इंटेस्टाइन में आया, बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया ने उसके ऊपर अटैक किया, किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरोबाइलिनोजन। 100% 100% बिलीरुबिन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, यूरोबाइलिनोजन के अंदर। 100% में से 90% यूरोबाइलिनोजन कन्वर्ट हुआ स्टर्कोबाइलिनोजन। रिमेंबर दिस नेम, व्हाट, स्टर्कोबाइलिनोजन। अभी स्टर्कोबाइलिनोजन क्या होता है, कितना, 90%। यूरोबाइलिनोजन का 90% फ्रैक्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, स्टर्कोबाइलिनोजन। और ये स्टर्कोबाइलिनोजन किसके साथ में, फीकस के साथ में बॉडी से क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीटेड। ये तो होगी 90% कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की स्टोरी। रिमेनिंग 10% के साथ में क्या होता है, रिमेनिंग 10% के साथ में क्या होता है। देखिए जो यूरोबाइलिनोजन होता है उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू दी एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के अंदर। जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से एक वेन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से छोटी छोटी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं हम पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन डायरेक्टली लीवर के अंदर जाके खुलती है। तो ये क्या, जो वेन्स थी उन्होंने क्या किया, जो किसको, लीवर को इंटेस्टाइन को और स्प्लीन को जो ड्रेन कर रही थी वेन्स, उन्होंने क्या किया कि जो 10% यूरोबाइलिनोजन का पोर्शन था उसको क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया। रीएब्जॉर्ब कर लिया। और रीएब्जॉर्ब करने के बाद यूरोबाइलिनोजन कहाँ चला गया, किडनी सर्कुलेशन के अंदर। यूरोबाइलिनोजन कहाँ चला गया, रीएब्जॉर्ब हुआ, एंटर इनटू सर्कुलेशन थ्रू द एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, जिसे हम एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं, पोर्टल वेन का जो सर्कुलेशन होता है उससे। फिर जो यूरोबाइलिनोजन जो आया था हमारे पास 10% था, उसमें से थोड़ा बहुत यूरोबाइलिनोजन कहाँ चला जाता है, लीवर के अंदर। थोड़ा बहुत कहाँ चला गया, लीवर के अंदर, और लीवर से वापस सीक्रेट कर दिया गया कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से वापस, वही सेम प्रोसेस। और जो मैक्सिमम होता है यूरोबाइलिनोजन का वो कहाँ जाता है, किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर से फिर वो यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये थी पूरी स्टोरी। अब देखिए, अगर इस बिलीरुबिन को हम अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं करते, मीन्स वाटर इनसॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में चेंज नहीं करते, तो ये क्या यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो सकता था? नहीं। यूरिन तो ऐसी चीज़ों को एक्सक्रीट करता है जो वाटर सॉल्युबल हो। तो एक चीज़ तो इसके लिए ज़रूरी थी। फीकस के साथ में भी थोड़ा बहुत रहता है इसका सीन कि वो भी अगर वाटर सॉल्युबल हो तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, ये थी पूरी स्टोरी। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन के अंदर आया, इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद बैक्टीरिया ने उसके ऊपर अटैक किया। स्टर्को यूरोबाइलिनोजन का 90% पोर्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, स्टर्कोबाइलिनोजन में। और वो 90% पोर्शन स्टर्कोबाइलिनोजन किसके साथ में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, फीकस के साथ में। जो 10% यूरोबाइलिनोजन था वो किसके साथ में, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो वापस
उसका कुछ फ्रैक्शन लीवर के पास जाता है यूरोबाइलिनोजन का, और वापस से वही प्रोसेस सिक्रेट कर दिया जाता है बाइल में, और वापस वही प्रोसेस रिपीट होती है। और जो मैक्सिमम पोर्शन होता है यूरोबाइलिनोजन का वो जाता है यूरिन किडनी के पास, और किडनी से वो यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये तो पूरी इसकी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच। अब आज हमने डिस्कस कर लिया कि बिलीरुबिन की मेटाबॉलिज्म क्या होती है। अब हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, अब हम बिलीरुबिन से जुड़े हुए बहुत सारी डिजीज़ेज हम पढ़ लेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि बिलीरुबिन का पूरा हमने पढ़ लिया तो इसके रिलेटेड जॉन्डिस, इक्टेरस, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स एंड कोलेलिथियासिस, ये सब कुछ अब हम धीरे धीरे करके इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म इन सब का बेसिक है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज ही के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।